एजीबी में अपन पढ़ रहे थे पशु प्रदर्शन की सुधार की तकनीक। पशु प्रदर्शन सुधार की तकनीक। इसके अंदर किस प्रकार भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर देसी गायों के विलुप्त होने के बारे में अपने पढ़ा था। कौन कौन से कारण ऐसे थे जिसके अंदर जो गाय की जो देसी नस्ल है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसके बारे में अलग अलग कारक अपन ने देखे थे। पहला कारक इसमें देखा था अपन ने विदेशी नस्लों पर अधिक जोर देना। विदेशी नस्लों पर अधिक जोर देना। इसमें विदेशी नस्लों का जो होता है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अपन देसी गायों की और विदेशी गायों की अगर बात करें दोनों की तुलना के अंदर, जो विदेशी गायें जो होती है उनका मिल्क प्रोडक्शन जो होता है ज़्यादा होता है। वो प्रोडक्शन के मामले में हर मामले में वो आगे होती है। लेकिन अगर देसी नस्लों की अगर बात करते हैं तो देसी नस्लें जैसे कि अपने भारत का जैसे वातावरण है, गर्मी का वातावरण है, अपने राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से देसी नस्लें जो होती है वो यहाँ रहने के अनुकूल होती है। सही है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके अलावा भार वहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सही है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से पहले पुराने ज़माने में देसी गायों के बैलों को काम में लिया जाता था। खेती के टाइम पे या खेती करने के लिए देसी नस्लों के बैल जो होते थे उनको काम में लिया जाता था। सही है। आजकल अलग अलग प्रकार की मशीनें बन चुकी है, ट्रैक्टर हो गया खेती में काम करने के लिए, तो बैलों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस गाय पालने का एक ही उद्देश्य रह गया, क्या है? उत्पादन। गाय पालने का एक ही उद्देश्य रह गया, उत्पादन। और उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन जो होता है वो विदेशी नस्ल की गायों का अधिक होता है। विदेशी नस्ल की गायों का उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार से जो पशुपालक जो होता है वो देसी गाय के बजाय विदेशी गाय खरीदना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही विदेशी नस्ल की गाय खरीदने ज़्यादा पसंद करता है, जिस वजह से धीरे धीरे जो देसी नस्ल जो है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि देसी नस्ल के अंदर विदेशी नस्ल का समागम ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अगर किसी घर के अंदर कोई गाय है, देसी गाय की अगर बात करते हैं, देसी गाय अगर वो हीट में आती है तो उसमें जो सीमन लगाया जाता है वो आप लोग एचएफ का लगवाओगे या जर्सी का लगवाओगे। सही है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आप एचएफ का लगवाओगे तो धीरे धीरे अगर इनका क्रॉस करवाया जाता है एचएफ के सीमन से, एचएफ के मेल के सीमन से अगर क्रॉस करवाया जाता है तो जो संतति प्राप्त होती है उसके अंदर आधे लक्षण देसी गाय के आएंगे, आधे लक्षण किसके आएंगे? विदेशी गाय के, यानी कि एचएफ गाय के आएंगे। सही है। उसके बाद में फिर जो संतति प्राप्त होती है, अगर संतति मान लो मादा प्राप्त होती है, उस मादा का क्रॉस वापस इस एचएफ गाय से या एचएफ बैल के सीमन से अगर ए करवाते हैं तो बाद में जो संतति प्राप्त होती है इसके बाद में उसमें देसी जो गाय है, देसी नस्ल है, उसका कितना परसेंट रह जाएगा? उसका रह जाएगा 25% और 75% किसका आ जाएगा? विदेशी गाय का, यानी एचएफ की जो गाय है उसका इसके अंदर आ जाएगा। सही है। तो ऐसे धीरे धीरे जो देसी गाय का जीन प्ररूप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि विदेशी गायों पर अधिक जोर देने की वजह से देसी गायों की नस्ल धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। दूसरा कारण क्या था? कृषि में बदलाव। दूसरा कारण क्या था इसका? कृषि में बदलाव। पहले के टाइम में जो कृषि होती थी, कृषि खेत जोतना, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे? देसी नस्ल के जो बैल थे उनके द्वारा ये काम किया जाता था। अब धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की मशीनें आ गई है खेती के लिए, तो इनकी जो उपयोगिता है, देसी नस्ल के गायों की या बैलों की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस वजह से भी जो देसी नस्ल है वो इंडिया के अंदर धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अगला कारण इसका क्या था? तकनीकी विकास। तकनीकी विकास जैसे कि परिवहन की बात करें तो परिवहन भी पहले के ज़माने में बैलों के द्वारा परिवहन किया जाता था। बैलगाड़ी जो होती थी आप लोगों ने देखी होगी,
उसके आधार पर परिवहन का काम किया जाता था। अब बसें, ट्रक ऐसे कई साधन ऐसे आ गए हैं। परिवहन के साधन आने की वजह से बैलगाड़ियों की उपयोगिता घट गई, मतलब जो देसी नस्ल के जो बैल थे उनकी उपयोगिता घटी, जिस वजह से भी विदेश देसी नस्ल की गायें जो होती है या देसी नस्ल जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। चौथा इसका कारण क्या था? अर्थव्यवस्था में बदलाव। अर्थव्यवस्था में बदलाव। इस समय पशुपालन का उद्देश्य सिर्फ एक ही रह गया है कि अर्थव्यवस्था मजबूत करना। पशुपालन का एक ही उद्देश्य है, क्या? अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी अधिक इकोनॉमी या अधिक पैसे की वजह से। तो पशुपालन जो होता है केवल उत्पादन के लिए रह गया है। और जाहिर सी बात है, उत्पादन जो होता है किसका ज़्यादा है? विदेशी गायों की नस्ल का। विदेशी गायों का नस्ल का दूध उत्पादन ज़्यादा होता है, तो पशुपालक के द्वारा जो देसी गायों को छोड़कर विदेशी गायों को अपनाया जा रहा है। पांचवा इसका कारण क्या था? आपदा। आपदाएं जैसे कि बाढ़ आना, इसके अलावा अकाल, बाढ़, इनकी वजह से देसी गायें धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, क्योंकि कई जीव इसके अंदर, जैसे कि गाँव के अंदर अगर बाढ़ आती है, अकाल आता है, जिस वजह से कई देसी गायें धीरे धीरे नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये सारे कारण थे देश के अंदर विदेशी गायों का ज़्यादा अपनाना और जो देसी गायें जो होती है उनको कम अपनाना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। देसी गायें जो होती है इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं कि मतलब जो विदेशी गाय देसी गाय नस्ल हो रही है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अपने देश के ऊपर। अब देखो, विदेशी गाय जो होती है वो अपने वातावरण के हिसाब से रहने लायक नहीं होती, क्योंकि इनको चाहिए ठंड का वातावरण चाहिए। सही है, क्या चाहिए इनको? ठंड का वातावरण चाहिए। इसके अलावा खाने के लिए इनको अच्छे प्रकार का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब अपन कह सकते हैं संतुलित भोजन चाहिए, तभी ये आगे जाके मिल्क प्रोडक्शन कर पाएगी। इसके अलावा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा नहीं होती। अब इनकी तुलना अपन देसी गायों से करें तो देसी गायों की बात करें तो ये अपने वातावरण में यानी कि अधिक गर्मी में रहने लायक होती है। जो देसी गाय जो होती है वो अधिक गर्मी में रहने लायक होती है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। विदेशी गायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो विदेशी नस्ल की गायों से ज़्यादा होती है। किसमें? देसी गायों में। तीसरा, ये खराब चारा जो होता है, खराब प्रकार का प्रोटीन, खराब चारा, उसको भी एक काम में ले सकती है और मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। तीसरा कारण ये हो गया। तो इस वजह से अगर विदेशी गायें देसी गायें अगर नष्ट होती है तो इस वजह से विदेशी गायें यहाँ पे पनपने लायक नहीं होती। ये वातावरण उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, इसलिए देसी गायों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। तो ये कारण हो गए देसी गायों के विलुप्त होने के कारण। दूसरा हम पढ़ते हैं देसी नस्लों को संरक्षित करना। नेक्स्ट टॉपिक है देसी नस्लों को संरक्षित करना। देसी नस्लों का संरक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो मैंने आपको बता दिया कि देसी नस्लें जो होती है वो अपने वातावरण के हिसाब से रहने लायक होती है या सूटेबल होती है, लेकिन विदेशी गायें जो होती है वो सूटेबल नहीं होती है। इस वजह से जो देसी नस्ल की गायें जो होती है उनको संरक्षण करना उनका आवश्यक होता है। संरक्षण क्यों किया जाता है या संरक्षण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है? किसी भी नस्ल के संरक्षण के लिए कई पॉइंट है, 3-4 पॉइंट में अपन बात करेंगे। जो एक
नस्ल के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे देसी नस्ल की बात करें तो देसी नस्ल के लिए वो सारे पॉइंट देखने ज़रूरी है, उसके बाद में उसके संरक्षण का काम किया जाता है। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं उसके बारे में देखो। पहला पॉइंट है देसी नस्ल के प्राणियों की संख्या। देसी नस्ल के प्राणियों की संख्या। दूसरा इसका कारण है उस नस्ल के उपलब्ध सांडों की संख्या। उपलब्ध सांडों की संख्या। अगला इसका कारण है नस्ल में प्रजनन से संबंधित वर्तमान स्थिति। नस्ल में प्रजनन से संबंधित वर्तमान स्थिति। अगला इसका कारण है नस्ल के संकरण के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाएं। किसी भी नस्ल के संरक्षण के लिए ये चार चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में तय किया जाता है कि ये जो नस्ल जो है वो संरक्षित करने लायक है या नहीं है। देखो, सबसे पहले देसी नस्ल में प्राणियों की संख्या, कि अगर जिस देसी नस्ल को संरक्षित किया जा रहा है उसमें प्राणियों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसको संरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर संख्या कम होती है, मतलब कहते हैं कि विलुप्त होने के अगर कगार पर हो, कोई नस्ल विलुप्त होने के कगार पर हो, तब ही उसका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। तो अगर देसी नस्ल की अगर कोई गाय है या कोई और नस्ल है, उसमें अगर उसके प्राणियों की संख्या या उसमें पशुओं की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसको संरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर संख्या कम है तो उसको संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उसे देसी नस्ल को संरक्षित करने के लिए उनके प्राणियों की संख्या का ज्ञात होना आवश्यक होता है। दूसरा, उस नस्ल में कितने जो नर हैं, कितने नर जो है उनकी उपलब्धता पर भी ये प्रभावित होता है। उपलब्धता से भी प्रभावित होता है कि अगर नर की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो आगे प्रोडक्शन करके और संतति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर उसमें नर की संख्या, ये अपन कह सकते हैं कि गायों में सांडों की संख्या अगर कम है तो उनके संख्या बढ़ाने के लिए उनको क्या किया जाता है, उनको संरक्षित करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है नस्ल में प्रजनन से संबंधित वर्तमान स्थिति, कि अगर इस समय उनकी अच्छे से उनकी प्रजनन क्रिया अगर चालू है, सही है, किसी भी पशु में प्रजनन क्रिया अगर अच्छे से चालू है तो उससे जाहिर सी बात है प्रजनन से क्या होगा, नई संतति बनेगी, और नई संतति बनेगी तो पशु के अंदर प्राणियों की संख्या बढ़ेगी, उस नस्ल के प्राणियों की संख्या बढ़ेगी। तो अगर वर्तमान स्थिति, प्रजनन से संबंधित वर्तमान स्थिति अच्छी है तो उसको संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रजनन से संबंधित स्थिति खराब है तो उस समय इसको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब संकरण के क्षेत्र में उपलब्धता, कि संकरण अगर करवाया जाता है, एक नस्ल के अंदर संकरण करवाया जाता है आपस में, तो उसमें जो संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, उसके संकरण उपलब्ध होने की संभावना की, जो प्रजनन की क्रिया होती है वो होने की संभावनाएं क्या क्या होती है, उसके आधार पर भी अपन तय करते हैं कि नस्लों को संरक्षित करना है या नहीं है। ये चार प्रकार के कारण ये ज्ञात होने चाहिए, फिर उसके बाद में उस नस्ल को संरक्षित किया जाता है, या आगे का प्रोसेस किया जाता है। अब संरक्षित करने के दो तरीके हैं, देसी नस्लों को संरक्षित करने के दो तरीके। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, अब इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जहाँ पे जो नस्ल उपस्थित है वहीं उसी जगह पे उसका संरक्षण करना। जिस जगह पे जो नस्ल उपस्थित है उसी जगह पे इसका संरक्षण
किया जाता है, उसको बोला जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि देसी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है, या तो किसी पशुशाला में हो सकती है, सही है, या तो किसी पशुशाला में हो सकती है। इसके अलावा फार्म के अंदर कोई भी अगर पशुओं का जो फार्म है उनमें हो सकती है। अगर कोई सरकारी प्रजनन फार्म है वहाँ पे हो सकती है। इन जगह के ऊपर देसी नस्ल की गाय या जो नस्ल है वहाँ पे उपस्थित हो सकती है, किसी भी पशुशाला में जहाँ पे देसी गाय पाली जाती है। इसके अलावा कोई फार्म हो, सही है, या किसी किसान का घर हो, या पशुपालक जो होता है उसके घर पे, पशुपालक के घर, कई संभावनाएं हो सकती है इसकी जहाँ पे देसी नस्ल की गायें वहाँ पे उपस्थित होती है। तो उन जहाँ पे वो उपस्थित होती है उसी स्थान के ऊपर उनको संरक्षण करना, मतलब उनकी प्रजनन क्रिया को बढ़ाना, सही है, उनका रख रखाव करना, उनकी जो संकरण अपन प्रजनन की क्रिया करवाते हैं वो एक देसी नस्ल की गाय का प्रजनन केवल देसी नस्ल के सांड के द्वारा करवाना, सही है। तो ये एक प्रकार से कंजर्वेशन या अपन कह सकते हैं संरक्षण का एक तरीका है। तो जहाँ पे जो गाय उपस्थित है, जहाँ पे देसी गायें उपस्थित है रहती है, उसी स्थान पे उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि पशुशाला कोई फार्म या सरकारी प्रजनन फार्म हो गया, या पशुपालक जो होता है उसके घर पे, ये सारे स्थान होते हैं जहाँ पे इनको संरक्षण, जहाँ पे इनका संरक्षण किया जाता है। इसके अंदर जो पशुपालक जो होता है उसकी अहम भूमिका होती है इस कंजर्वेशन के अंदर। तो पशुपालक होता है, पशुपालक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि उनका खान पान, उनके रहन सहन सारे कौन देखता है, पशुपालक के द्वारा ही देखा जाता है। या अपन कह सकते हैं कि इस कंजर्वेशन के अंदर गाँव में ये जहाँ पे ये देसी गाय पाली जाती है वहाँ पे जो पशुपालक होते हैं उन पशुपालकों को देसी गाय के प्रोडक्शन के लिए उनको उत्साहित किया जाता है, सही है। देसी गायों के प्रोडक्शन का फ़ायदा उनको बताया जाता है कि देसी गायें अपने लिए क्यों आवश्यक होती है, सही है, उन चीज़ों का फ़ायदा बताया जाता है। उनको इस चीज़ के लिए उत्साहित किया जाता है कि आप विदेशी गायों के बजाय देसी गायों का पालन करें, जिससे क्या होता है कि जो देसी गायें हैं वो संरक्षित रहें, उनका प्रजनन करवाएं। किसी भी देसी गाय की नस्ल का प्रजनन केवल देसी गाय के सांड से करवाएं, इसके लिए कोई विदेशी नस्ल का सीमन उपयोग ना करें। ये सारे कंडीशन होते हैं वो उसको पशुपालक को समझाए जाते हैं और उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है, सही है। तो पशुपालक की इसके अंदर अहम भूमिका होती है। इस संरक्षण के अंदर अगर इसके लाभ की बात करें तो इन सिटू कंजर्वेशन एक होता है, इन सिटू कंजर्वेशन एक होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इनके अंदर ज़्यादा फायदेमंद कौन सा होता है, इनके अंदर ज़्यादा फायदेमंद होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर लागत ज़्यादा होती है, मतलब आर्थिक स्रोत इसके अंदर अधिक चाहिए। आर्थिक स्रोत जो होते हैं, अधिक आर्थिक स्रोत, अधिक आर्थिक स्रोत इसके अंदर चाहिए। संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसके अंदर, संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता इसके अंदर, संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर पशुपालन करना है तो खाद्य पदार्थ तो आवश्यक होंगे, खाद्य पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता, खाद्य पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता, ये सारे काम इसके लिए ज़्यादा आवश्यक होंगे। या अपन कह सकते हैं ज़्यादा मेहनत इसमें जो लगती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सही है। तो ये सारे काम हो गए कौन, इन सिटू कंजर्वेशन। पहला तरीका हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, जहाँ पे जो पशु रहता है, जहाँ पे पशु को पाला जाता है उसी स्थान पे उसका संरक्षण किया जाए, प्रजनन के द्वारा उनकी संतति को बढ़ाया जाए या उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ये सारे काम इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर किए जाते हैं। दूसरा इसका टाइप होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन।
दूसरा हो गया एक्स टू कंजर्वेशन। संरक्षण की इस विधि के अंदर एक्स टू कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, देखो इन सिटू कंजर्वेशन में पशु को पाला जा रहा था, सही है। पशुपालक के घर जहाँ पे पशुपालक रहता है या जहाँ पे वो पशु पालता है उसी स्थान पे इनका कंजर्वेशन किया जा रहा था। एक्स टू कंजर्वेशन में पशु का कोई पार्ट लेके, जो कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनको कंजर्व या जिनको संरक्षित किया जाता है, उनको लेके किसी लैब के अंदर उनको संरक्षित रखा जाता है। एक्स टू कंजर्वेशन में एक्स टू का मतलब होता है जहाँ पे वो रहते हैं उस स्थान पे नहीं, किसी दूसरे स्थान पे उस पशु का कोई भाग लेके, अब वो कौन कौन से भाग अपन काम में ले सकते हैं, सही है, वो सारे अपन आगे पढ़ेंगे। उसको किसी लैब के अंदर, किसी लेबोरेटरी के अंदर उनको संरक्षित किया जा सकता है, उसको बोला जाता है एक्स टू कंजर्वेशन। अब कौन कौन से चीज़ों को यहाँ पे संरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि पहला हिमकृत, वीर्य का संरक्षण, परिरक्षण जिसको बोला जाता है, जैसे कि सीमन को जो होता है, सीमन को किसी भी ठंडे स्थान पे संरक्षित किया जाता है, सीमन को किसी ठंडे स्थान पे संरक्षित किया जाता है। ठंडे स्थान पे संरक्षित क्यों किया जाता है, क्योंकि ठंडे स्थान पर क्या होता है, सीमन जो होता है उसमें पाए जाने वाले स्पर्म जो होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, एनर्जी का उपयोग नहीं करते। इस वजह से जब एनर्जी का उपयोग नहीं करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी खत्म नहीं होगी, और एनर्जी खत्म नहीं होगी तो वो वहाँ पे संरक्षित रह सकते हैं। तो किसी भी सीमन को संरक्षित करना इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा अंडों का परिरक्षण, अंडों का परिरक्षण यानी कि अंडे जो होते हैं, मुर्गियों के अंडे या मुर्गी की कोई नस्ल है देसी, उसको संरक्षित करना है तो उनके अंडों का संरक्षण किया जाता है एक स्थान पर जहाँ पे उनको संरक्षित किया जाता है। उनको या अपन कह सकते हैं परिरक्षित कर सकते हैं, उनको एक सेफ स्थान पे रख सकते हैं जहाँ पे कहीं आगे भविष्य में उसको कहीं कभी काम में लिया जा सके। तो अंडों का परिरक्षण इसका एक उदाहरण हो गया। तीसरा भ्रूण का परिरक्षण, भ्रूण का परिरक्षण भी किया जा सकता है किसी लेबोरेटरी के अंदर, किसी पशु का भ्रूण लेके उसको भी संरक्षित किया जा सकता है। अगला इसका टाइप हो गया अंडाशयों का संरक्षण या परिरक्षण। तो ओवेरीज जो होती है, अंडाशयों का परिरक्षण। अंडाशयों का परिरक्षण हो गया। पांचवा इसका टाइप है भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का परिरक्षण, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का परिरक्षण। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसमें प्लेसेंटा जो होता है उसका परिरक्षण किया जाता है। किसका? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण नाल जिसको बोल सकते हैं, जो भ्रूण और माता के बीच में संबंध बनाए रखती है, उसका भी अपन परिरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि भ्रूणीय जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर भ्रूणीय स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती है जो एक कोशिका किसी पूरे अंग का निर्माण कर सकती है, शरीर के किसी भी एक पूर्ण अंग का, ऑर्गन का निर्माण कर सकती है स्टेम कोशिकाएं। तो उनका संरक्षित करके भी किसी भी पशु का संरक्षण किया जा सकता है, या अपन कह सकते हैं उसके जीन का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये टाइप होगी एक्स टू कंजर्वेशन की। हिमकृत वीर्य या सीमन का परिरक्षण करना, अंडों का परिरक्षण करना, भ्रूण का परिरक्षण, अंडाशयों का परिरक्षण, या स्टेम कोशिकाएं जो होती है, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं जो मैनली रूप से प्लेसेंटा में पाई जाती है, उनका परिरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा का परिरक्षण किया जा सकता है।
इन दोनों कंजर्वेशन यानी दोनों संरक्षण की अगर तुलना करें तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? एक्स2 कंजर्वेशन। एक्स2 कंजर्वेशन क्यों ज़्यादा बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कम मेहनत में ये सारा काम हो जाता है, लागत इसमें कम लगाई जा सकती है। सही है। एक्स2 इन सिटू कंजर्वेशन में पूरा पशु को पाला जाता है, उनमें प्रजनन करवाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो ये क्या इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। एक्स2 कंजर्वेशन में उसके किसी भाग को, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसके सीमन को, प्लेसेंटा को या भ्रूण को, उनको एक जगह लेबोरेटरी के अंदर संरक्षित किया जा सकता है, परिरक्षित उनको किया जा सकता है। तो इसमें ज़्यादा किफ़ायती अगर जो तरीका है वो है एक्स2 कंजर्वेशन। इसके अंदर लागत कम लगती है, ज़्यादा सुविधा वाला तरीका है। ये हो गए इसके देसी नस्लों की संरक्षित करने के दो तरीके। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी प्राणी जो होता है, पशु होता है, उसके गुणों की अगर तुलना करें तो गुण दो प्रकार के होते हैं। किसी पशु के गुण दो तरीके से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। पशु के गुणों का प्रदर्शन दो तरीके से अपन कर सकते हैं। एक इसमें पहला होता है दृश्य गुण। दृश्य गुण वह गुण है जो किसी पशु में देख के पता लगाया जा सकता है, जिसको बोला जाता है ऑब्जर्वेबल ट्रेट। ऑब्जर्वेबल ट्रेट, ऑब्जर्वेबल ट्रेट मतलब जिनको बाहर से देख के अपन उसका पता लगा सकते हैं। कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? जैसे कि आकार, किसी पशु का आकार का पता लगाना हो तो उसमें देख के पता लगाया जा सकता है। रंग हो गया, किसी पशु का रंग। इसके अलावा उसकी समिति, समिति हो गई। दूसरा आयन की बनावट, आयन जो है वो बड़ा है या छोटा है, उसके अंदर जो एल्यूलाइड जो होती है वो बड़ी है या छोटी है। उसके आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्शन उसका कैसा है, कम है या ज़्यादा है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो दृश्य गुण के अंदर आते हैं। इनको फिनोटाइपिक ट्रेट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको फिनोटाइपिक ट्रेट कहा जाता है। फिनोटाइपिक ट्रेट, लक्षणात्मक प्रारूप। इनको क्या कहता है? लक्षणात्मक प्रारूप, जिनको बाहर से देख के, अपन आंखों से देख के पता कर सकते हैं। ऐसे लक्षण जिनको आंखों से देख के पता किया जा सकता है फिनोटाइपिक ट्रेट कहलाते हैं। सही है। दूसरा आते हैं माप्य गुण। माप्य गुण जिनको एक इकाई से उनको मापा जाता है, मेजरेबल ट्रेट जिनको बोला जाता है। मेजरेबल ट्रेट मतलब जिनको एक इकाई के द्वारा उनको पता लगाया जाता है, उनको मापा जाता है। ऐसे गुण जिनको मापा जा सके, देख के पता नहीं लगाया जा सके, केवल मापा जा सकता है, ऐसे गुणों को माप्य गुण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शरीर का भार, शरीर का भार हो गया। इसके अलावा दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन हो गया। लंबाई, पशु की लंबाई या ऊंचाई, ये सारे लक्षण हैं जो अपन मापने के बाद इनका पता लगाया जा सकता है, देखने के बाद इनका पता नहीं लगा सकते। ऐसे गुण जो अपन देख के पता नहीं लगा सकते और वो सीधे जीन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोला जाता है जीनोटाइपिक ट्रेट। जीनोटाइपिक ट्रेट, जीन प्रारूप जिनको बोल सकते हैं। जीन प्रारूप, इनको जीन प्रारूप बोल सकते हैं, जो सीधा जीन के द्वारा लिंक होते हैं।
यहाँ पे इनमें अंतर ये होता है कि दृश्य गुण जो होते हैं वो पर्यावरण के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, दृश्य गुण जो होते हैं वो वातावरण के हिसाब से उनको चेंज किया जा सकता है, वातावरण से परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि रंग जो है वो पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि रंग जो है वो अगर अधिक धूप है तो कोई भी चीज़ है वो काली हो जाएगी, सही है, अगर धूप कम है तो सफ़ेद रंग की हो जाएगी। इसके अलावा आकार जो है, आकार भी चेंज किया जा सकता है, पशु का आकार कुछ खिला के या किसी फीड की या भोजन की उपलब्धता के आधार पर भी आकार को चेंज किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो दृश्य गुण है यानी कि जो फिनोटाइपिक ट्रेट जो है, लक्षणात्मक प्ररूप है, वो वातावरण के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, लक्षणात्मक प्ररूप को वातावरण के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो जीन प्ररूप है, जो सीधा जीन से कनेक्ट होते हैं, उनको वातावरण से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनको वातावरण से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये शरीर के जो लंबाई है, सही है, या अपन कह सकते हैं जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन जो होता है वो सीधा जीन से संबंधित होता है। चाहे कितना ही तगड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो अधिक दूध देने वाला हो, या हो सकता है जो कितना ही पतला हो सकता है कि कम, जरूरी नहीं कि वो कम दूध देने वाला हो, सही है। तो ये चीज़ जो होती है वो उसके जीन से संबंधित होती है, इसलिए इसको जेनेटिक ट्रेट या जीन प्ररूप कहा जाता है। अब जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, इनके अंदर आपस में क्या संबंध होता है, आपस में देखना संबंध होता है P बराबर G प्लस E, इनमें ये संबंध होता है P बराबर G प्लस E। P क्या है यहाँ पे फिनोटाइपिक ट्रेट, P का मतलब होता है फिनोटाइपिक ट्रेट, फिनोटाइपिक ट्रेट। G का मतलब होता है जीनोटाइपिक ट्रेट, जीनोटाइपिक ट्रेट। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है वातावरणीय प्रभाव, यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट, वातावरणीय प्रभाव। तो ये दो प्रकार के गुण हो गए, जीनोटाइपिक ट्रेट और फिनोटाइपिक ट्रेट, जिनको P और G से प्रदर्शित किया। ये जो दोनों होते हैं आपस में संबंधित होते हैं, किसके द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा दोनों आपस में संबंधित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे पशु उत्पादन संवर्धन के सिद्धांत। आज तक इतना ही।